समाज परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कि आजकल नाम अगर चल रहा है, फलना कोई लड़की है, वो अपने पहले पिता की टाइटल लगाती है और पति की टाइटल लगाती है, तो इससे बात नहीं बनेगी। आजकल पति का नाम लिखने लगी, आज दंगे कराएंगे हिंदुत्व की भावना हो। लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि दंगे में कौन लोग मारे जाते हैं, किनका नुकसान होता है, और दंगा एक राजनीतिक एक तरह से औजार है। नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त मैं बैठी हूँ एक जगह पर। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि जो चुनाव है वो 7वें चरण पर आ गया है। 6ठे चरण का मतदान कल हो चुका है, अब 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। चुनाव का पूरा पैटर्न अब लगभग ख़त्म हो चुका है, कुछ सीटों पे चुनाव बाकी रह गया है, तो अनुमान लगाना अब शुरू कर दिया लोगों ने कि किस पार्टी का विजय हो सकती है। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, अनिल चमड़िया सर, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर मेरा सवाल ये है कि 7वां चरण आ गया, ऑलमोस्ट पूरा चुनाव खत्म हो गया, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? 7वें चरण तक पहुँचते पहुँचते उत्तर प्रदेश में अब कुछ तस्वीर साफ हो रही है। लोगों से बातचीत करने के बाद अंतिम तो परिणाम 10 तारीख को ही सामने आएगा, लेकिन लोगों से जो बातचीत हो रही है, लोगों से बातचीत के आधार पर एक बात बहुत ही साफ है कि बीजेपी के पक्ष में जो स्थिति 2017 में थी वो बहुत बहुत कमज़ोर हो गई है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात है कि बीजेपी सिकुड़ती हुई दिख रही है, बहुत साफ साफ दिख रही है सिकुड़ती हुई। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के सामने जो खड़ी हैं पार्टियां, उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन दोनों ने अपने अलाइंसेस को और ज़्यादा फैलाया है, और ज़्यादा उसको ब्रॉडन किया है, मतलब और ज़्यादा उसको विस्तार दिया है, और ज़्यादा उसको मजबूत किया है, कई लोगों को जोड़ा है उसमें। तो इसका मतलब साफ है कि जो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, उनका जो नए नए समाज के हिस्सों से जो अलाइंस बना है, पार्टियों के साथ जो अलाइंस बना है, उसके पक्ष में लोगों का रुझान बढ़ रहा है और बढ़ा है। ये चुनाव के मतदान के दौरान भी दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति प्रचार में है ज़्यादा, और ख़ासतौर से प्रियंका गांधी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, और ख़ासतौर से उन्होंने जो महिलाओं का जो मुद्दा उठाया है, महिलाएं भले आज की तारीख में वोट बैंक ना बन पाएँ या वोट के रूप में एक समूह ना तैयार हो पाए, लेकिन राजनीति में इस ज़ोरदार तरीके से इस सवाल को उठाना, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो पूरा चेहरा है, वो चेहरा बदलेगा। ये उसमें बहुत ही कारगर हस्तक्षेप होगा। महिलाओं का नेतृत्व जैसे जैसे समाज में निकलेगा, जिस तरह से दलितों का निकल के आया, पिछड़ों का निकल के आया, तो समाज की तस्वीर बदली। अभी महिलाओं का जो निकल के आ रहा है नेतृत्व, वो समाज को बहुत खूबसूरती के साथ एक खूबसूरत बनाने की तरफ, ज़्यादा बेहतर बनाने की तरफ उसमें उसकी भूमिका होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपने कांग्रेस की बात की, 40% उन्होंने महिलाओं को इस बार सीटें दी हैं, भले ही वो वोट बैंक ना बन पाए। 2024 में क्या ये फ़ायदा कांग्रेस को मिल पाएगा कि जो कांग्रेस पूरी लुप्त हो चुकी थी वो उभर पाएगी इस चीज़ से, जो उन्होंने यूपी में अप्लाई किया है? नहीं, 2024 तो देखिए, भारतीय राजनीति में साल 2 साल का बहुत महत्व नहीं होता है, जब तक कि कोई बहुत ही अचानक सा कोई मुद्दा ना उठे, भावनात्मक मुद्दा ना उठे। समाज परिवर्तन की जो गति है भारतीय समाज में, वो बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। तो ये मुद्दा भले 2024 में नहीं बने, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में इस समय सबसे ज़्यादा जो नेतृत्व निकल के आ रहा है, गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पर, नगर निगम, नगर निकाय, यानी स्थानीय निकायों के जरिए जो नेतृत्व महिलाओं का उभर के आ रहा है, और उसकी जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, वो भारतीय राजनीति में 2024 में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बाद के चुनाव में वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कह लीजिए, प्रभावकारी, असर डालने वाला
एक ये मुद्दा होगा और वह एक समूह के तौर पर भी उभरेगा। केवल वो भावनात्मक स्तर पे नहीं होगा कि 40% हिस्सेदारी, नहीं, प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने टिकट दे दिया, अब टिकट दे दिया तो क्या महिलाओं के साथ उनके जो पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, क्या उनके साथ उनका नाम नहीं जुड़ा है क्या? अगर आप उनके प्रभाव में आके किसी लड़की को, महिला को टिकट दे रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि ये समाज में तब कारगर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट महिला, जो स्वतंत्र रूप से सोचने समझने वाली महिला है, वो अपने आप को अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहती है, वैसी महिलाओं का सम्मान करना, वैसी महिलाओं का महत्व देना, वैसी महिलाओं को भागीदारी देना, वही समाज परिवर्तन का कारण बनेगा। तो आप सर, आपका कहना है कि महिलाओं को भले ही सीट दे, जब तक महिलाओं खुद इंडिपेंडेंट होकर नहीं काम करेंगी तब तक कोई बहुत कारगर साबित नहीं होने वाली। नहीं, समाज परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए कि आजकल नाम अगर चल रहा है, फलना कोई लड़की है, वो अपने पहले पिता की टाइटल लगाती है और पति की टाइटल लगाती है, तो इससे बात नहीं बनेगी। आजकल पति का नाम लिखने लगी हैं, आजकल जितनी भी जो वार्ड आयुक्त के लिए होता है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो पीछे से पुरुष का जो समाज है वो उसको संचालित कर रहा है, उसको डोमिनेट उस पर कर रहा है। सकारात्मक चीज अभी भी, हाँ, तो उसको निकाल के लाएंगे तभी जाकर वो समाज में, और निकलेंगी, निकल रही हैं, बहुत तेजी से निकल रही हैं। सर, इलेक्शन जब शुरू होने वाला था, ओबीसी को लेकर बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि इस बार जो सारा इलेक्शन उन पर डिपेंड है, आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि देखिए, ओबीसी जातियों का समूह है और ये सरकारी तौर पर उनका एक तरह से एक क्रम तैयार किया गया है। इसीलिए पिछड़ी जाति जब हम कहते हैं तो कोई एक समूह नहीं है कि एक जाति का जैसे समूह बनता है, तो इसी तरह पिछड़ी जाति कोई एक समूह नहीं है। पिछड़ी जातियों में हजारों हजार जातियां हैं और सारी जातियां अपने इंडिपेंडेंट तरीके से उनका जो एसर्शन है, यानी कि उनका जो एसर्ट करना है, वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही, अभिव्यक्त कर रही हैं, बोलना सीख रही हैं, अपना नेतृत्व बनाना सीख रही हैं, नेतृत्व बनाया है उन्होंने। तो ऐसे जातियों, हर जाति समूह जो है एक तरह से इस चुनाव में अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। जहाँ पर कई जातियों के बीच में एक जो एक्ट एक ही तरह से करते हुए दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि उनके जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे जो हैं, उनकी आर्थिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं, तो वो एकजुट होकर वो मतदान कर रहे हैं। लेकिन हम ओवरऑल अगर कोई पिछड़ों के बारे में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव को समझने के लिहाज से एक सिंगल जाति के रूप में पिछड़े के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। अच्छा, इस बार के चुनाव में हिंदुत्व कितना आपको लग रहा इफेक्टफुल रहा है भाजपा के लिए? भाई देखिए, हिंदुत्व तो तब ज़्यादा होता है जब दंगे हो जाएं। आप दंगे कराएंगे, हिंदुत्व की भावना होगी। लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि दंगे में कौन लोग मारे जाते हैं, किनका नुकसान होता है, और दंगा एक राजनीतिक एक तरह से औजार है, एक इस्तेमाल करने की चीज़ है। तो लोगों ने एक तरह से ये मान लिया है कि हिंदुत्व कोई ऐसा समाज में चेंज करने वाला कोई नारा नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि हिंदुत्व जो समाज पे वर्चस्व रखते हैं लोग पैसे के मामले में और सामाजिक रूप से, उनका एक तरह का औजार है। वो इस औजार का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग साफ हो गया है। अब 1% लोगों के पास सोचिए कि इस देश की 50% से ज़्यादा जो संपत्ति है सिमट गई है। सारे अंबानी और अडानी ही सबसे ज़्यादा अमीर हुए हैं और बाकी जितने लोग थे, असंख्य लोग जो कि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, गरीबी से गरीब होते जा रहे हैं। तो हिंदुत्व का काट कैसे चल पाएगा? उसको कमज़ोर होना ही है। एक फेज आया है, एक फेज में ये सब चलाया गया कि ये जो राम मंदिर के जरिए, सांप्रदायिक दंगों के जरिए ये चल गया, एक समय में चल गया, लेकिन अब वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। और इस चुनाव में तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। अब खुले जानवर की बात आप देखिए,
जो आवारा पशु हैं पूरे राज्य में, जिस तरह से खेत चर रहे हैं। आप खेत किसके पास है भाई? हिंदुओं के पास यहाँ खेत ज़्यादा है। किसके खेत चर रहे हैं? तो वो हिंदुत्व का क्या करेगा वो? मतलब इस मुद्दे को तो बहुत जोर लोगों ने उठाया भी है, जहाँ जहाँ मैं भी गई हूँ सबने कहा और कहेगा। आप उस पर कोई बात ही नहीं करते हैं, उस पर कोई बात भी नहीं करते हैं। खाली आप चाहते हैं कि विज्ञापन हमने दे दिया, विज्ञापन में हमने अपना चेहरा चमका लिया तो राज्य बदल गया। अरे आपका चेहरा चमका है, राज्य थोड़ी चमका है भाई। आप अपना चेहरा चमका रहे हैं, चमकाते रहिए। राज्य की हालत ख़राब हुई है, बदतर हुई है। सर, दलितों में अब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जो पहले के अब की जनरेशन है, चंद्रशेखर और बहन जी के बीच में बटी हुई है। मतलब कितने लोगों से मेरी बात है, तो जो नई जनरेशन वो चंद्रशेखर की तरफ जा रही है और फैमिली के मम्मी पापा है जो अभी भी बहन जी की तरफ। इसका कितना असर दिखेगा सर चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये बहुत जल्दीबाजी होगी ये कहना कि बटे हुए हैं। बटे हुए नहीं हैं। देखिए, कोई भी ऐसी जो लीडरशिप होती है और जो लोग होते हैं, मतलब दलितों का चेहरा दोनों को माना जा रहा है आज की। हाँ, नहीं दो क्या, कई स्थानीय स्तर भी बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मुझे ये नहीं लगता है कि हम ये कह दें कि ये एक दूसरे से बटे हुए हैं। क्या होता है कि लीडर अपनी बात को लोगों के बीच में ले जाता है। लोग एक नेताओं के बीच में, अपने नेतृत्व के बीच में एक प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। लोकतंत्र तभी सक्षम बनता है और स्वस्थ होता है जब लोग अपने नेतृत्व के बीच में एक प्रतियोगिता पैदा करें। क्या प्रतियोगिता पैदा करें? प्रतियोगिता ये पैदा करें कि आप हमारी बेहतरी के लिए अच्छा से अच्छा क्या सोचते हैं। जो वोटर होता है, जो लोग होते हैं, वो अपने लीडरशिप के बीच एक कंपटीशन पैदा करता है कि वो अच्छी सोच के कौन कौन से लोग। तो मान लीजिए कि मायावती जी हैं, मायावती जी का लंबा नेतृत्व है, आंदोलन की एक पृष्ठभूमि है, नया नेतृत्व आया है। अब उसका एक दबाव मायावती जी पर बनेगा कि भाई अब कुछ नए तरह के लोग आ रहे हैं, तो आपके थिंकिंग में भी वो बदलाव दिखाई देना चाहिए, आपके कार्यक्रमों में भी वो बदलाव दिखाई देना चाहिए। जाहिर सी बात है। दूसरा, चंद्रशेखर के या जो भी नए नेतृत्व निकलते हैं, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है। उनके पास अनुभव कम होता है, तो कैसे वो अपनी विरासत से अपने आप को जोड़े, कैसे पुराने जो तजुर्बे हैं उन तजुर्बों से सीखने की कोशिश करें। तो ये एक दोनों के लेन देन मिलना, चंद्रशेखर को बहन जी के साथ मिलना चाहिए। नहीं, मिलना नहीं, मिलने वाली बात नहीं। मिलते हैं, रोज मिलते हैं, हर सभा में मिलते हैं, हर आपको चौराहे पे मिलते हैं। इनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। तो बहन जी और चंद्रशेखर जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका मिलना ही तो है एक तरह से। क्या ये तो लोगों के बीच में मिलना। मैं देखिए, पॉलिटिक्स में फिजिकली मिलने का कोई मतलब नहीं होता है। फिजिकली मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। आइडियोलॉजिकली आप कितना करीब जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकली का क्या है? आज उनके यहाँ कोई दुश्मनी थोड़ी है। चंद्रशेखर मायावती जी के यहाँ चले जाएंगे, वो तो बुआ जी कहते भी हैं, वो तो कि वो चले जाएंगे, चाय पी आएंगे, जो नाश्ता कराएंगे। तो इसका क्या मतलब? वो फिजिकली जाने का। पॉलिटिकली आप कितना करीब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वो आ रहे हैं दोनों पॉलिटिकली? नहीं, कोई पॉलिटिकली नहीं, अभी आना भी नहीं चाहिए और आने की बात भी अच्छी नहीं है। राजनीति में इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही लोग में आपस में सब लोग एक हो जाएं, तब राजनीति नहीं चलती है। राजनीति में इसी तरह से एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक वाद विवाद, एक बहस, एक विचार विमर्श, ये जब चलता है तभी लोकतंत्र चलता है, राजनीति चलती है। चलिए सर, 7 तारीख को इलेक्शन का आखिरी मत डाला जाएगा, 10 तारीख को रिजल्ट है। फ्री की हर पार्टी ने घोषणा पत्र में फ्री की बहुत बात की। फ्री के बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है। मतलब दुर्भाग्य शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग समझते हैं उसी तरह से। ये लोकतंत्र का सबसे खराब ये जो शब्द है ना, वो है। कोई भी मुफ्त में नहीं देता है। मुफ्त में क्या? अपने घर से आप ला के दे रहे हैं, अपनी तिजोरी से निकाल रहे हैं, जो आपने कमाया है उससे निकाल के दे रहे हैं मुफ्त में। अरे भाई, लोगों का ये अधिकार है। लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, रोटी का अधिकार उनको मिलना चाहिए। मुफ्त में क्या आप दे रहे हैं? मुफ्त में कोई नहीं दे। लेकिन अभी की राजनीति
अपने आप को दानदाता के रूप में दिखाना चाहती है जैसे कि हम दानवीर हैं। पोस्टर लगे राशन फ्री। हाँ, राशन प्रीति, ये जो ब्राह्मणवादी जो पूरी सोच है ना, एक सामंतवादी जो सोच है, उस सोच की ये भाषा है कि जैसे हम अपने को दानवीर दिखाना चाहते। लोकतंत्र में दानवीर शब्द नहीं चलता है। लोग जो होते हैं उनको अधिकार चाहिए, और वो अधिकार चाहिए जो संविधान जिसकी बात करता है, और उस अधिकार को बहाल करने की, उसको सुरक्षित करने की, उसको मजबूत करने की जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टी और उसके नेताओं की होती है कि उसकी तरह के कानून बनाए, और न केवल कानून बनाए बल्कि वो कानून लागू हो, ये मशीनरी को बाध्य करे, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। ये दान और फ्री की बात तो जो लोग करते हैं वो दरअसल बहुत ऊपर बैठ के, आज भी उसी तरह से राजा महाराजा की तरह बैठ के वो बात कर रहे हैं, और राजनीति में दिखाई दे रहा है। सर कहीं ना कहीं लोग पूरा दिमाग में माइंडसेट पूरा बना दिया है ना इन लोगों ने। है ही है, नहीं तो माइंडसेट है ही है। भारतीय राजनीति का माइंडसेट जो शीर्ष पर है, अभी वो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, राजा महाराजा वाली मानसिकता अभी उसी तरह से चल रही है, और ये लंबे समय तक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, दोनों चाहिए। हम हिस्सेदारी भी चाहते हैं, भागीदारी भी चाहते हैं, और लोकतंत्र यही कह रहा है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और जन मीडिया के संस्थापक अनिल चमड़िया जी, जो हमें बता रहे थे कि पूरे यूपी के चुनाव का कैसा माहौल रहा है और 10 तारीख को कैसे कैसी चीज़ें काम कर सकती हैं।